नमस्कार दोस्तों, पॉडकास्ट की दुनिया में एक छोटे अंतराल के बाद आप सबका फिर से स्वागत करता हूं, क्योंकि चुनाव के वक्त आपने देखा कि हमने और प्रशांत जी ने लगातार कुछ पॉडकास्ट आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की थी, लेकिन एक अंतराल हो गया, एक गैप हो गया और इस गैप में बहुत कुछ हुआ है। देश में नए प्रधानमंत्री आ गए, वही पुराने वाले नए बन गए फिर से, तीसरा टर्म उनका है। उसके अलावा लोकसभा और राज्यसभा की यानी संसद की कार्यवाही हुई, स्पेशल सेशन हुआ और उस सेशन में एक बात और आई कि लोकसभा को नेता प्रतिपक्ष मिल गया राहुल गांधी के रूप में। राज्यसभा में भी भाषणबाजी हुई और लोकसभा में भी हुई। राहुल गांधी ने नेता प्रतिपक्ष के रूप में पहला भाषण दिया और उनका पहला भाषण जो है वो बहुत दूर तक गया है, इतनी दूर तक कि दुनिया के कोने कोने में सुना गया। लेकिन एक बात और हुई कि जब पूरी दुनिया में राहुल गांधी के भाषण को सुन लिया गया तो उनके भाषण के कुछ अंश को एक्सपंज कर दिया गया, यानी हटा दिया गया। रात को 2 बजे, आप कल्पना कर सकते हैं, रात को 2 बजे तक ओम बिरला की टीम, यानी कि सेक्रेटेरिएट जो है ओम बिरला का, वो इस पूरे उनके भाषण की मरम्मत कर रहा था या चीर-फाड़ कर रहा था। और उसके बाद फाइनली जो बातें आई उसमें से कुछ चीज़ों को निकाला गया। कौन कौन सी बातें निकली हैं और राहुल गांधी का भाषण क्यों इतना चर्चा में आज भी है, क्यों राहुल गांधी के भाषण के बाद से ब्रांड मोदी जो है वो ध्वस्त होते हुए नजर आ रहे हैं, इन सब पर चर्चा करने के लिए आप हमेशा की तरह जानते हैं हमारे साथी प्रशांत टंडन जी मौजूद हैं। आज भी प्रशांत जी आपका स्वागत है पॉडकास्ट में एक लंबे ब्रेक के बाद। हाँ, ब्रेक इसलिए आ गया क्योंकि इलेक्शंस में हम लोग लगातार लाइव थे जी। और फिर पार्लियामेंट का सेशन आ गया तो दिन में भी लाइव होता था कई बार, तो मौका नहीं मिल रहा था कि ये पॉडकास्ट आए, क्योंकि इसमें हम लोगों के अपने विचार होते हैं। बिल्कुल। और दूसरे लाइव में और इन सब में थोड़ा तो खुले तौर पे होते हैं, हाँ, थोड़ा इनफॉर्मल होते हैं और हम लोग क्या सोच रहे हैं थोड़ा डिटेल बात हो जाती है, क्योंकि वो खबर के हेडलाइन के दायरे के अलावा जरा यहाँ बात होती है। जी। आपने इम्पोर्टेंट चर्चा छेड़ी राहुल गांधी का भाषण, बड़ा इम्पोर्टेंट भाषण था। उस पर मोदी जी का रिएक्शन भी उतना ही इम्पोर्टेंट है कि जितना हल्का रिएक्शन उनकी तरफ से आया। बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी उसमें कि जो हम लोगों ने चर्चा भी की, अपने न्यूज़ पॉइंट में चर्चा की कि शोले फिल्म के किस्से और तमाम एक्टिंग उसके अंदर, परफॉर्मेंस जिसकी आवश्यकता नहीं थी, अच्छा हुआ। और उसमें कई बार झूठ बोला गया और मैंने इस पे सोशल मीडिया पे लिखा भी था कि झूठ शब्द असंसदीय है। लेकिन अच्छा हुआ एक तरीके से कि प्रधानमंत्री का भाषण एक्सपंज नहीं हुआ है, तो कम से कम आने वाली पीढ़ियों को और भविष्य के इतिहासकार को ये तो मालूम पड़ेगा कि कभी ऐसा भी प्रधानमंत्री था देश में जो इस तरीके के भाषण दे रहा था। जी। तो एक तरीके से ये अच्छा ही है। लेकिन राहुल गांधी का भाषण बड़ा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपने न्यूज़ पॉइंट किया, उस पर 2 बार किया, 2 अलग अलग दिन हम लोगों ने इस पर चर्चा की है। उसके क्या आपको मतलब मुख्य पॉइंट आपको क्या लग रहा है, फिर मैं अपनी बात जी बिल्कुल। देखिए, राहुल गांधी के जो भाषण हैं उस भाषण में 3-4 मुख्य रूप से बातें हैं। एक तो उन्होंने सीधा हिंदू समाज बनाम नरेंद्र मोदी, बीजेपी और आरएसएस, हिंदू समाज में कहीं भी ये नहीं कहा जाता कि आप हिंसा करो, नफरत फैलाओ, झूठ बोलो, ये बातें नहीं आती हिंदू समाज में। राहुल गांधी ने साफ साफ कहा कि आप हिंदू हो ही नहीं। और जब नरेंद्र मोदी, आप याद कीजिए, खड़े होके बोले कि सभापति महोदय, ये पूरे हिंदू समाज का अपमान है, हिंदू समाज को का अपमान किया जा रहा है, तो हाँ, राहुल गांधी ने सीधा कहा, नहीं 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 मोदी जी, ये हम नरेंद्र मोदी, बीजेपी और आरएसएस के लिए कह रहे हैं, ये ठेकेदार नहीं है हिंदू समाज के। अच्छी बात क्या है कि वो बहुत स्पॉन्टेनियस था, प्रतिक्रिया थी, और शायद और उस भाषण का सबसे इम्पोर्टेंट पहलू वही था। बिल्कुल। कि आरएसएस बीजेपी की ठेकेदारी हिंदू समाज नहीं है। बिल्कुल। ये बात अगर मोदी साहब खड़े नहीं होते तो ये बात उस एनर्जी और उस इमोशन के साथ निकल कर नहीं आती जो आई। तो कभी राहुल गांधी को मोदी जी का धन्यवाद भी करना चाहिए
कि उन्होंने प्रवोक किया और ये बात निकल कर आई। और आप देखिए कि अगले दिन की जो हेडलाइन छपी, आज भी जो अखबारों में सुर्खियां है, अखबार कल के भी, उसमें वही बात, ठेकेदारी। टेलीग्राफ अखबार ने तो पूरा इसी शब्द को ही लिया है। बिल्कुल। तो ये अच्छी बात मोदी जी ने निकलवा दी। लेकिन देखिए, राहुल गांधी का जो भाषण था वो तैयारी के साथ था। पोस्टर लेकर आए थे वो, जिसको स्पीकर ने रोका, लेकिन दिखाने में वो कामयाब रहे। हम पोस्टर पे नहीं आते हैं, पोस्टर का विवाद है, ला सकते नहीं ला सकते, वो रूल्स की बात है। लेकिन बहुत प्लान्ड भाषण था राहुल गांधी का। और वो प्लान क्यों था कि देखिए, राहुल गांधी बहुत ही, जो मैं समझता हूँ कि बहुत ही क्लेवर कम्युनिकेटर है। मैं उस प्रोजेक्ट पे नहीं जा रहा हूँ कि जो बदनाम करने का प्रोजेक्ट था, मैं राहुल गांधी की कम्युनिकेशन को वॉच करता हूँ जी। तो वो नरेंद्र मोदी को बहुत सिलसिलेवार ढंग से ब्रांड मोदी को डिमोलिश कर रहे हैं, जिसके 3 बड़े पहलू हैं। एक है मोदी का जो हिंदुत्व का ब्रांड है जी, जिस पे अब हमला उन्होंने किया है। उसके पहले मोदी का एक डेवलपमेंट मॉडल लेकर आए थे, और उसके दोनों के बीच में राष्ट्रवाद। तो पहला राहुल गांधी का जो सीरीज ऑफ कम्युनिकेशन था जी, इलेक्शन के दौरान, इलेक्शन के पहले, मोदी का जो डेवलपमेंट मॉडल है, अडानी, अंबानी, ये जो डबल ए कैपिटलिज्म है, जो कि अब मोदी साहब के ही इकोनॉमिक एडवाइज़र रहे अरविंद सुब्रमण्यम, आज ही उनका आर्टिकल आया और उस पर उन्होंने इसको लिखा है, डबल ए कैपिटलिज्म। तो ये जो डबल ए अडानी अंबानी कैपिटलिज्म था, इस पे प्रहार राहुल गांधी ने किया। और भ्रष्टाचार और डेवलपमेंट, बेरोजगारी, इन सब पे फोकस रहा। तो यानी जो मोदी का जो गुजरात मॉडल था उसको डिमोलिश किया उन्होंने, जो कि सीप इन कर गया समाज में। अब लोग मान के चल रहे हैं कि मोदी साहब इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं कर सकते, रोजगार पैदा नहीं कर सकते। ये लोग अब कन्विंस हो गए इस बारे में, और रिजल्ट भी इलेक्शन के दिखा रहे हैं। जी। दूसरा उनका था राष्ट्रवाद की मोनोपोली। उसके तोड़ में वो संविधान को लेकर आए और उनके राष्ट्रवाद की मोनोपोली को तोड़ा कि आप अकेले नहीं हो, दूसरे लोग भी हैं यहाँ पे, और आपका जो राष्ट्रवाद है वो खोखला है। चाइना को लेकर तमाम सारे इशूज उन्होंने उठाए। अब तीसरा जो बच गया था कि ये जो आखिरी कंस्टिट्यूंसी उनकी है, वो तीसरी और आखिरी कंस्टिट्यूंसी पे राहुल गांधी ने अब हमला शुरू किया है, जो पहला हमने लोकसभा में देखा कि अब उन्होंने नकली हिंदू कह दिया कि आप नकली हिंदू। अब आरएसएस को प्रूव करना है कि वो असली हिंदू है, और उस पर डिबेट समाज में है। अब नहीं, उसका एक तो उदाहरण आ गया ना, गुजरात में बजरंग दल के लोगों ने कांग्रेस के ऊपर जब हमला किया तो राहुल गांधी ने ट्वीट करके वो एग्जाम्पल बता दिया, बोला देखा कल मैंने कहा, आज ये प्रूव दे रहे हैं। जी जी, तो उसका प्रमाण ऑलरेडी है। और कोई भी धर्म, देखिए धर्म कोई भी हो, अहिंसा परमो धर्मा, हिंदू धर्म का वो है, तो ये नफरत और सद्भाव, इन तो एक अलग लाइन, वो आरएसएस का जो हिंदुत्व है उसको ब्रांड कर रहे हैं कि आप नफरत के साथ और हिंसा के साथ हो। तो मैंने कहा ना कि वो पहले 2 पिलर्स मोदी के, ब्रांड मोदी गिराने के बाद, अब वो तीसरा और जो सबसे मजबूत पिलर है, क्योंकि अब उसमें डेंट इन्होंने इलेक्शन में मार दिया है जी। अयोध्या की सीट वो हार गए हैं, तो वो जो हिंदुत्व पे जो एक एकाधिकार था हिंदू धर्म पे, वहाँ से वो डेंट आ गया है। तो ये राहुल गांधी का जो कम्युनिकेशन है वो एक सीरीज है, और वो एक एक करके वो उसको चल रहे हो। तीसरे पे अब आए, आप देखिएगा कि इस पे वो लगातार बने रहेंगे। मुझे याद आ रहा है कि एक अभी कुछ महीने पहले या पिछले साल एक कोई वीडियो कॉन्फ्रेंस हो रही थी
NSUI के लोगों के साथ या यूथ कांग्रेस हाँ, के राहुल लोग- गांधी ने राहुल अपने गांधी के बिल्कुल यूथ कांग्रेस के साथ में यूथ उनका कांग्रेस था। के साथ, और वहाँ किसी ने इनसे पूछा कि आप हिंदू और हिंदुत्व पे क्या फ़र्क करते हो, क्योंकि उन दिनों आपको याद होगा कि हिंदू और हिंदुत्व पे राहुल गांधी कई बार बोलते थे, राजस्थान में या कई बार उन्होंने बोला इस बात जी। को। वो मैसेज कम्युनिकेट नहीं हो रहा था, तो उन्होंने फ़र्क समझाया कि आप एक अच्छे हिंदू होते हुए किसी सिख को, किसी ईसाई को, किसी मुसलमान को मारोगे नहीं। हम्म, तो वो फ़र्क उन्होंने समझाया, लेकिन वो फ़र्क को अब और पुख्ता ढंग से उन्होंने उसका कम्युनिकेशन डेवलप किया है। और अब देखिए वो हिंदुत्व वर्ड यूज नहीं कर नहीं करते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको कि राहुल गांधी का या कांग्रेस पार्टी का या इंडिया गठबंधन का कोई भी चीज़ जो बयान या वो चीज़ें रैंडम नहीं है। और उसके सबूत मैं आपको दे दूँ, बहुत सी बातें हम लोग पब्लिक डोमेन में नहीं भी कर सकते, क्योंकि जी बिल्कुल। भले ही अनौपचारिक है, लेकिन बहुत सारी बातें नहीं भी कर सकते। लेकिन पूरे चुनाव में आपने देखा होगा कि राहुल गांधी का, मल्लिकार्जुन खड़गे जी का, प्रियंका गांधी का एक भी भाषण ऐसा नहीं था जिस पे कि मीडिया को, जो इनका मीडिया है, उसको कोई मौका मिले या कोई एक जी, भी भाषण नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो इसलिए नहीं था कि वो कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी बड़ी तय थी। एक एक भाषण स्कैन हो रहा था, उसको देखा जा रहा था क्या रखना है, क्या कहाँ पे क्या जी। बोलना है, क्या नहीं बोलना है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो राहुल गांधी कोई रैंडम नहीं बोल रहे हैं कि माइक आ गया सामने और बोल रहे हैं। हम लोग भी रैंडम नहीं बोल रहे हैं, हमने पहले पहले तय किया है कि हमको क्या बात करनी है। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो वो राहुल गांधी का बहुत स्ट्रेटजिक कम्युनिकेशन है, और वो धीमे धीमे एक एक करके ब्रांड मोदी की परतें वो उतार रहे हैं। जी बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। राहुल गांधी के भाषण के जो 2 4 5 जो पॉइंट्स हैं, उसको जरा हम लोग उस जी पे आ जी जी जाते जी हैं। जी जी एक तो हिंदू वाला मामला था, हिंदू समाज हिंसक नहीं होता है, और इसमें नरेंद्र मोदी को खड़ा होना पड़ा। जी। देखिए 5 मंत्री खड़े हुए हैं। जी जी राहुल गांधी के भाषण के समय एक नहीं बल्कि 5 उनके कैबिनेट के मंत्री अगर खड़े हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि राहुल गांधी ने जो तीर लगाया है, छोड़ा है, वो निशाने पे जाके लगा है। बिल्कुल। ये तो साफ दिखाई देता है। नहीं, सारे मंत्रियों ने मोदी साहब को बचाव भी नहीं किया। हाँ, किसी ने बचाव नहीं किया। देखिए, दो जो सबसे सीनियर मोस्ट मंत्री और बीजेपी के नेता खड़े हुए, राजनाथ सिंह और अमित शाह, शिवराज सिंह चौहान, शिवराज सिंह चौहान भी दोनों अपने मंत्रालयों को डिफेंड कर रहे थे, बिल्कुल एमएसपी और अग्निवीर को। बिल्कुल। उन्होंने राहुल गांधी उसी पे आ रहा था मैं, हाँ। कि अग्निवीर का मसला उठाते हैं राहुल गांधी और शहादत की बात करते हैं। कहते हैं राहुल गांधी कि अग्निवीर के लड़कों को, अग्निवीरों को उनकी जान जाने के बाद आप शहीद का दर्जा नहीं देते। खड़ा होना पड़ता है यहाँ पे राजनाथ सिंह को। राजनाथ सिंह के बाद जब ये किसानों की बात करते हैं, एमएसपी लीगल गारंटी की बात, जब एमएसपी की बात कर रहे हैं तो खड़े होते हैं शिवराज सिंह चौहान और कहते हैं कि नहीं एमएसपी हम दे रहे हैं, तो ये तपाल से तुरंत बोलते हैं कि नहीं लीगल की बात कर रहा हूं मैं, लीगल गारंटी। तो ये खड़े होते हैं। बीजेपी की बात, स्पीकर की बात आती है। याद कीजिए कि स्पीकर साहब जब मुझसे आप हाथ मिला रहे थे तो आप तन के टाइट मेरे से हाथ मिला रहे थे, लेकिन जब आप मोदी जी से हाथ मिला रहे थे, प्रधानमंत्री जी से, तो आप झुक के हाथ मिला रहे थे। वीडियो सामने आ गए, तस्वीरें सामने आ गई, तस्वीरें सामने हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस सदन के सर्वे सर्वा आप हैं। इस पर खड़े होते हैं अमित शाह कि आसन की तरफ आप वो नहीं कर सकते, मतलब उन पर किसी तरह की उंगली नहीं उठा सकते। अमित शाह इस पे खड़े होते हैं। अमित शाह तो एक जगह संरक्षण मांगते हुए दिखाई देते हैं। वो कह रहे हैं कि अब आप ही संरक्षित कीजिए। अब ये पहला मौका था जब सत्ता पक्ष वहां पे संरक्षण मांग रहा हो आसंदी पे बैठे हुए ओम बिरला से। तो राहुल गांधी का तीर जो है कितना निशाने पे लगा है, ये कुछ उदाहरण हैं जो रखना चाह रहा था आपके सामने। और ये 5 मेनली हैं, जिसमें हिंदू, स्पीकर, बीजेपी भी बता दूं। बीजेपी क्या, बीजेपी में भय व्याप्त है। याद है आपको? और वो उसमें सब शांत हो गए, उस पर सब शांत थे, क्योंकि जब मैं आ रहा था, बोल रहे हैं कि जब मैं आ रहा था तो राजनाथ सिंह मुझे मिले, नमस्ते किया उन्होंने, गडकरी नमस्ते करते हैं, लेकिन ये भय है, इधर उधर देखते भी हैं।
तो ये जो बीजेपी की बात वार देखिए कहाँ कहाँ राहुल गांधी का। जी जी तो हिंदू है, स्पीकर है, बीजेपी है, किसान एमएसपी गारंटी है, अग्निवीर है। ये 5 मामले ऐसे हैं जहां 5 मंत्रियों को खड़ा होना पड़ता है। नरेंद्र मोदी को 2 बार, अमित शाह को 4 बार ऐसे खड़ा होना होता है। और ये हो कि भूपेंद्र यादव खड़े होते हैं। नीट और मणिपुर, ये तमाम बातें तो रूल हैं बुक ही। खुल गई। कितना एक मतलब एक भाषण राहुल गांधी का जो 40-45 मिनट में हो सकता था, वो लंबा चल गया 2 क्योंकि घंटा चला interruptions। है विद इंटरप्शन। हाँ। और विदाउट इंटरप्शन राहुल गांधी का जो भाषण है वो 90 मिनट का है। राहुल गांधी ने 90 मिनट तक भाषण दिया, 1.5 घंटे तक, और 2 घंटा ये ड्यूरेशन है टोटल, क्योंकि आधा घंटा इंटरप्शन है। इंटरप्शंस हैं बहुत ज़्यादा। जबकि नरेंद्र मोदी के भाषण में वैसा इंटरप्शन नहीं है, व्यवधान वैसा नारेबाजी होती लेकिन वो लगातार बोल रहे थे, बोल रहे थे, लगातार स्लोगन बोल रहे थे, लोग हाँ, वेल पे बोल थे। रहे थे। तो ये जो 5-6 पॉइंट हैं वो मैं रखना चाह रहा था कि कैसे, जो शुरुआत में आप कह रहे थे कि ब्रांड मोदी कैसे ध्वस्त हुआ है। बहुत राहुल- टारगेट करके वो आए थे, हाँ। टारगेट करके आए थे। और एक बात और इसमें मैं जोड़ना चाह रहा हूँ राजीव जी, कि राहुल गांधी को इस इलेक्शन से, देखिए 2 चीज़ें हैं। एक इलेक्शन की फिगर जो हमारे सामने इलेक्शन कमीशन ने रखी है, और तमाम जगह पे चर्चा है कि अगर इलेक्शन कमीशन न्यूट्रल होता या एफिशिएंट होता तो ये फिगर कुछ और होती। बिल्कुल। तो अगर ये लेवल प्ले फील्ड होती तो ये फिगर कुछ और होती। इनकम टैक्स ने किया, अकाउंट अकाउंट सीज किए हुए हैं, दुनिया भर की सब बातें हैं। बहुत सारे मुकदमे अभी कोर्ट में जाएंगे, महाराष्ट्र का तो जा ही रहा है, बॉम्बे का, नॉर्थ वेस्ट का, लेकिन चर्चा है इसकी। तो राहुल गांधी एक्चुअली वो जान रहे हैं कि माइनस इस तरीके की धांधली जो हुई है, उसके अलावा जनता का मूड क्या है। जी। तो जनता का मूड, एक्चुअल जनता का मूड इस फिगर में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, लेकिन उनको मालूम है, और हम लोग देख रहे हैं जो पोस्ट पोल सर्वे भी आए हैं, कि किस तरीके का मूवमेंट किन किन समाज का इंडिया गठबंधन या कांग्रेस की तरफ हुआ है। राहुल गांधी पार्लियामेंट की अपनी स्पीच में उस नई कंस्टिट्यूंसी को एड्रेस कर रहे थे। तो वो जो, और उसको स्टैंप ऑफ अप्रूवल मिला कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जो बातें उन्होंने की, जो भारत जोड़ो दोनों यात्रा के दौरान जो बातें हुई, उस पॉलिटिक्स का एक स्टैंप ऑफ अप्रूवल, क्योंकि अब तक वो कांग्रेस को बदल चुके हैं, तो उसको टेस्ट करना था। उस टेस्ट में वो कामयाब रहे कि हाँ अब ये मूवमेंट है। ये मैं नहीं कंक्लूड कर रहा हूँ कि सब आ गए, सारी माइनॉरिटी पहले जितनी थी 80 के दशक में जो लोग वो कांग्रेस को वोट देते, वो सब आ गए, लेकिन एक ट्रेंड, एक मूवमेंट है। राहुल गांधी उस मूवमेंट को फास्ट करना चाहते हैं, कंसोलिडेट करना चाहते हैं, और वो पूरा भाषण लोकसभा का उस नई कंस्टिट्यूंसी को एड्रेस करते हुए था। कांग्रेस के लोग, आपने ध्यान दिया होगा राजीव जी, कि आमतौर पर मुसलमान का नाम लेने में डरते थे। हाँ हाँ, ये इंपॉर्टेंट बात आपने, मैं कहने वाला था, अल्पसंख्यक वाली बात जो आप कह रहे हैं। जी। अल्पसंख्यक तो कह देंगे लेकिन मुसलमान नहीं कहेंगे। तो वो राहुल गांधी ने वो शर्म को, उस बैरियर को तोड़ दिया। उन्होंने मुसलमान का भी नाम लिया, सिख का भी नाम लिया, ईसाई का भी नाम लिया, ये भी कहा कि देशभक्त हैं। जो उनके ऊपर लगातार आरोप माइनॉरिटीज़ पे लग रहा है, चाहे वो किसान के रूप में सिख यहाँ आते हों, या मुसलमान हो, या ईसाई हो, सब पे आरोप लगता है कि ये देश के गद्दार हैं। यही एक ट्रोल, जो बिल्कुल राइट विंग ट्रोल है, वही करता है। उसको राहुल गांधी ने पार्लियामेंट से खड़े होकर कहा कि चट्टान की तरह देश के साथ खड़े हैं, देश का गौरव बढ़ाते हैं और देशभक्त हैं। तो ये राहुल गांधी की जो नई कंस्टिट्यूंसी है, उसको भी एड्रेस किया। और कांग्रेस के अंदर एक हिच थी, जो एंटनी कमेटी की रिपोर्ट आई, उसने कांग्रेस को बहुत नुकसान पहुंचाया, मुस्लिम तुष्टीकरण। हाँ, उसने नुकसान पहुंचाया। आपको याद होगा कि इंडिया टुडे के कॉन्क्लेव में सोनिया गांधी ने कहा कि लोगों ने हमको ब्रांड कर दिया कि हम प्रो मुस्लिम हैं। जी, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं।
वो डर कांग्रेस के अंदर बैठ गया था, वो डर को बढ़ाया एंटनी कमेटी की रिपोर्ट ने। राहुल गांधी उस कांग्रेस को वहां से निकाल के लाए। तो अब जो उनको नया मैंडेट है उसको वो एड्रेस कर रहे थे लोकसभा से, और वो उसमें अब ब्रांड मोदी को भी एक एक परतें उसकी उतार रहे थे। तो वही कि वो स्मार्ट कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी उनकी है। उस सही आप कह रहे हैं। राहुल गांधी दरअसल जानते हैं कि नरेंद्र मोदी कितनी गहराई तक जा सकते हैं। मीडिया साथ में उनके, मीडिया साथ में है, लेकिन मीडिया भी अब इस बात को समझ रहा है। ये आप देख लीजिए, ये मीडिया 2014 से 2024 वाला मीडिया नहीं है। अब आप देखिए राहुल गांधी के भाषण को मैं उस मीडिया पे वॉच कर रहा, आप भी कर रहे होंगे, जो लगातार इग्नोर करता रहा। वो लगातार 24 घंटे तक राहुल गांधी को कवरेज दिया है। जी जी, वो मीडिया, तो उस मीडिया में जो परिवर्तन आया है, और राहुल गांधी जानते हैं, बार बार कहते हैं कि ये मीडिया चूंकि साथ में नहीं है, इसलिए नरेंद्र मोदी अभी तक नरेंद्र मोदी हैं, ब्रांड हैं। अब वो मीडिया भी थोड़ा स्लाइटली, हल्का हल्का, बहुत ज्यादा नहीं दिखाई दे रहा। दो चीज़ें करते हैं इसमें राहुल गांधी। एक, वो ब्रांड मोदी पे तो हमला बहुत स्ट्रेटेजिक तरीके से कर रहे हैं। 3 उसके पिलर्स मैंने गिना दिए। वो मोदी का सप्लाई लाइन भी काटते हैं जी बिल्कुल। कि मीडिया एक बड़ा सप्लाई लाइन है उनका, बिल्कुल, जो उनको प्रोटेक्ट करता है। स्पीकर एक बड़ा सप्लाई लाइन है। तो वो मीडिया और स्पीकर लोकसभा के या राज्यसभा में जो सभापति हैं, ये सब लोग जो हैं वो ब्रांड मोदी के क्या कहते हैं कि अलग अलग तरीके से संभाले हुए हैं। राहुल गांधी ने मजबूर कर दिया मीडिया को 24 घंटे दिखाने के लिए, जी जी चर्चा करने के लिए। जी, और जो आप ब्रांड को उसको स्लाइटली जो काट रहे हैं, ये वही स्ट्रेटेजिकली है। आप देखिए, जब राहुल गांधी के पास मीडिया के साथी जाते हैं उन कमेंट लेने के लिए, बाइट लेने के लिए, तो कई बार उनको बहुत प्यार से टड़का देते हैं राहुल गांधी, बहुत प्यार से। लेकिन कोई अगर पत्रकार गिर जाता है, अभी एक विजुअल आप देखे होंगे, उसी लोकसभा सदन में ही एक फोटोग्राफर भागते भागते गिर गया, तो राहुल गांधी उसको उठाते भी हैं, जी उठाते भी हैं। अभी 3 दिन पहले, अभी जिस दिन भाषण देके निकले उस दिन की बात है। तो ये राहुल गांधी हैं, तो स्लाइटली वो नरेंद्र मोदी को, यहाँ हम जो चर्चा कर रहे हैं, राहुल गांधी के भाषण से ब्रांड मोदी कैसे ध्वस्त हो रहा है। और ये बहुत ज़रूरी जो पॉइंट आप 3-4 पॉइंट जो आप लेके आए हैं प्रशांत जी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट उसमें है। वो ठेकेदारी वाला जो बात निकली है ना, वो सब जिसको कहें कि मतलब आइसिंग ऑन द केक है वो, हाँ कि वो बहुत तंग करेगी आरएसएस को। बिल्कुल, अभी तक आरएसएस ने रिएक्ट नहीं किया है इस पे, लेकिन आरएसएस को रिएक्ट करना पड़ेगा आज नहीं कल, क्योंकि ये बात अब जा रही है नीचे समाज में काफ़ी से कि हिंसक हिंदू या सद्भावना वाला हिंदू, जी ये बात अब जा रही है लोगों के, मतलब नहीं। आप देखिए हाथरस की घटना, जी उदाहरण सामने है, जी भगदड़ है, ठीक है भगदड़ है, लेकिन वहां क्या हो रहा था, उसकी क्या तैयारियां थी, भगदड़ कैसे मची, राहुल गांधी यही तो बात कह रहे हैं। आप किन लोगों को संरक्षण दे रहे हैं, कौन आपसे संरक्षित है, वो क्या कर रहा है, उसके पास कौन सा लाइसेंस है। कितने जो आज ऐसे लोग जेलों में बंद हैं जिनके ऊपर गंभीर अपराध है, आरोप, मतलब वो अपराधी घोषित हैं, झेल रहे हैं। तो इसी तरफ तो इशारा कर रहे हैं राहुल बिल्कुल। हम लोग तो लाइव थे कल जब ये हुआ, और 50 लोग जब मरने की खबर आई, 25 लोगों के पहले मरने की खबर आई, प्रधानमंत्री का स्पीच चल रहा था। हम लोग लिख भी रहे थे और बोल भी रहे थे कि प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए इस पे, बिल्कुल, भाषा रोक के, लेकिन नहीं बोला। तो बहुत सारी जो संवेदनहीनता है वो अब सामने आ रही है। मणिपुर पे नहीं बोले, आज बोले तो राज्यसभा में तो
बहुत ऊपर ऊपर से, जब भी तभी बोलते हैं जब विपक्ष नहीं होता है। जब विपक्ष नहीं होता है। आज विपक्ष नहीं था तो थोड़ा सा बोल दिए, वो 2-3 मिनट बोल करके उन्होंने रस्म अदायगी कर दी। लेकिन एक बात की तरफ आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहूँगा प्रशांत जी, कि नरेंद्र मोदी जब जवाब देने के लिए कल आए तो वो बालक बुद्धि शब्द का बहुत इस्तेमाल कर रहे हैं। जी जी जी। और ये बालक बुद्धि जो है, इससे बच्चों की जो मानसिकता है, जो बालपन है, उस पर ये कुठाराघात कर और रहे ये थे। दूसरी बार किया है, और ये दूसरी बार किया है, बिल्कुल। क्योंकि आज ही देशबंधु के संपादकीय में उसका चर्चा है जी, कि जब वो राहुल गांधी की तुलना डिसलेक्सिया के बच्चों के बिल्कुल साथ बिल्कुल कर रहे थे मुंबई में। मुंबई में, और इन्होंने बालक बुद्धि को एक तरीके से अपमानजनक शब्द के तौर पे इस्तेमाल किया। बिल्कुल। हमारी दादी हमको क्या कहती थी, जब हमारी माँ हमको डांटती थी तो दादी कहती थी बच्चों में भगवान होता है, बिल्कुल। बच्चे भगवान का अवतार हैं, डांटो मत इनको। तो दादी हमारी थोड़ा बहुत वो थी, राम भक्त थी और बहुत ही आध्यात्मिक व्यक्ति थी। तो वो यही कहती थी कि बच्चों का, जैसे मान लीजिए मैं किस्सा बताता हूँ आपको। आप घर में जन्माष्टमी जी, का प्रसाद बना हुआ है, आप छोटे थे, कहीं से खेल खा के आए, मैं खा और लिया, उठा के खा लिए। बहुत डांट पड़ी, माँ ने डांटा बहुत। तो दादी हमारी, जो कि सुबह से रामचरितमानस पढ़ती थी और उनको याद थी, कंठस्थ थी रामचरितमानस, वो कह रही है हमारी माँ से कि मत डांटो। मत डांटो, तो भगवान ने भोग ले लिया, बच्चे ने खा लिया, मतलब भगवान का भोग चढ़ गया। बिल्कुल। तो बच्चे को आप क्या कहते हैं कि बच्चे मन के सच्चे बिल्कुल हैं, क्या वो लाइन है पूरी, सबको लगते हैं प्यारे प्यारे, हाँ ऐसे ही बहुत ऐसे हैं। तो बच्चों में इनोसेंस होता है। आप किसी को मूर्ख कहने के लिए अगर आप बालक बुद्धि कहना चाह रहे हो तो आप बहुत संवेदनहीन व्यक्ति हो। बिल्कुल। तब आपके अयोध्या में जो मंदिर बनवाए आप, उस पर भी प्रश्न चिन्ह उठता है। हाँ, क्योंकि तो वहां पे रामलला है, बाल रूप है उनका, बाल रूप है, उस पर भी प्रश्न चिन्ह उठता है कि आप कर क्या रहे हैं। तो या तो इनके स्पीच राइटर्स में कुछ दिक्कत है, या ये अगर मोदी जी का बोल तो खुद ही रहे हैं, तो बालक बुद्धि कहना एक नया तरीके से आप ब्रांड कर दोगे, राहुल गांधी को करने की कोशिश है, लेकिन उस चक्कर में आप क्या समाज में मैसेज क्या दे रहे हो। देखिए प्रधानमंत्री, अच्छा वो सिर्फ सांसद नहीं है जो सामने बैठकर भाषण दिया, वो सिर्फ सांसद नहीं है, वो नेता प्रतिपक्ष है, आरोपी है, वो 5 बार का सांसद है, आपसे सीनियर है सांसदी में, पार्लियामेंट में, और वो पार्लियामेंट में, और वो चाहता तो आपसे पहले प्रधानमंत्री बन जाता। जी 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 2004 में बन सकते थे, राहुल गांधी 2019 में बन सकते थे, 2009 में बन सकते थे, उस बीच बन सकते थे, 2004 से 2014 के बीच किसी भी दिन बन सकते थे वो। ये जो राजीव जी समाज में चलन हम लोग देखते हैं, बहुत हम लोग तो कॉन्शियसली कोशिश करते हैं, हम लोग तो कोई पत्रकारिता में हमारा भी एक शब्द लोग सुनते हैं और जी उसके बाद निकले। और वैसे भी 21st सेंचुरी में जब हम लोग बात भी करते हैं तो जेंडर को लेकर, जाति को लेकर, किसी की अवस्था को लेकर हम ये बात नहीं करते हैं, ऐसे मुहावरे इस्तेमाल नहीं करते जी। बोलचाल की भाषा में भी तमाम गालियाँ जो है जाति सूचक गालियाँ हैं या जेंडर सूचक जातियाँ वो गालियाँ हैं, बिल्कुल वो गालियाँ हम लोग इनफॉर्मल भाषा में भी इस्तेमाल नहीं करते। जी बिल्कुल नहीं, है ना, सभ्य समाज नहीं करता उन चीज़ों को। बहुत सारे कहावतें हैं जो कि कभी गढ़ी गई थी, वो जाति सूचक हैं, नहीं करते। तो आप बालक बुद्धि वही व्यक्ति कह सकता है जिसके दिमाग में जिसका मनोविज्ञान जो है वो बहुत जिसको कहे रेसिस्ट है बिल्कुल। क्योंकि आप पूरे बच्चों को आपने कह दिया कि बच्चों का मतलब, बालक का मतलब मूर्ख।
बिल्कुल। और उदाहरण भी दे रहे हैं, एक बच्चा साइकिल से आता है, गिर गया, माँ के पास जाता है, ये सारे उदाहरण दे रहे थे उदाहरण भी दे नरेंद्र रहे हैं, मोदी, हाँ। उदाहरण दे रहे हैं। मतलब आप बच्चे को मूर्ख समझ रहे हैं जो आप कह रहे हैं। तो जो बच्चों के अधिकारों के लिए काम करते हैं, जो लोग हैं, उनको सामने आना चाहिए। बिल्कुल, बाल कल्याण मंत्रालय को सामने आना उनको चाहिए आना कि आप चाहिए, ये क्या कह चाइल्ड रहे हैं। राइट को आना चाहिए, चाइल्ड राइट हाँ, क्राई को या जिसको, क्राई क्योंकि है। आप ऐसी एक अवधारणा समाज के अंदर पैदा कर, इसलिए प्रधानमंत्री एक रोल मॉडल होता है। मोदी साहब उस बात को अभी तक समझ ही नहीं पाए हैं तीसरे टर्म में भी, कि उनके मुंह से निकला हुआ शब्द जो है एक कहावत बन जाएगा, उनके मुंह से निकला हुआ शब्द एक नया आम फहम बात बन जाएगी। आपने बालक बुद्धि कह दिया, बड़ा मतलब अजीब सा लेकिन लगा। ये इसका कारण क्या है? इसका कारण वही है कि नरेंद्र मोदी को अब ये डर लगने लगा है कि जिसको वो बालक बुद्धि कह के डिफेम करने की कोशिश कर रहे हैं, वो इनकी ब्रांड इमेज को खत्म कर रहा वो है। तो मैं चर्चा हम लोगों ने किया ना वही, कि वो किस वही। तरीके से कर रहे हैं। वो समझ, ऐसा नहीं कि वो समझ समझ रहे हैं, वो समझ रहे हैं। समझ इतनी तो राजनीति वो समझते हैं। राजनीति में तो क्योंकि मोदी जी का आज कोई वो नहीं आप है। 303 से 240 पे अटक गए, 400 पार का नारा दे रहे थे, 200 पार ही आप आए। वो 240 की असलियत भी खुद भी जानते होंगे, वो भी खुद जानते हैं कि इसमें से कितनी सीटें जो हैं वास्तविक हैं, हाँ। और कितनी हमने जो इलेक्शन कमीशन और इन सब से बाकी आई इन हैं। सब पे चर्चा कई, अभी भी कितनी सारी कितनी सारी सीटों के लिए अभी भी एप्लीकेशन लगे हुए हैं रिकाउंटिंग के लिए। और मैं बात ईवीएम की नहीं कर रहा हूँ केवल, ईवीएम के अलावा भी जिस तरीके से चुनाव कंडक्ट किए गए, हम लोग इसमें बात कर चुके हैं कई बार, जी। लेकिन मैं बात आई तो कह रहा हूँ कि लेवल प्ले फील्ड पे चुनाव होता तो ये फिगर कुछ और होती। होता। इसलिए राहुल गांधी को अपना एक्चुअल मैंडेट मालूम है, मोदी जी को भी मालूम है एक्चुअल मैंडेट। वो कंसोलिडेट करना चाह रहे थे अपने आप को, और राहुल गांधी अब वहाँ पे रोक रहा है उनको जहाँ वो लूज कर चुके हैं और वापस आना चाहते हैं। और आरएसएस भी कोई देखिए बहुत भोली संस्थान नहीं है। जिस तरीके से बुलडोज़र चल रहे हैं बकरीद के पहले मुसलमानों के घरों पे, या अचानक से देखिए कि लिंचिंग चालू हो गई हैं जी, ये सब वो सारी चीज़ें हैं जो हेट पे चलती हैं। और एक बात मैं अभी इंटरव्यू किया निवेदिता मेनन का, प्रोफेसर का, जी। उसमें भी ये बात आई। मैं आपसे भी ये पूछ रहा हूँ कि देखिए क्या आरएसएस यहाँ से, क्योंकि आरएसएस अगले साल 100 साल के उसमें एंट्री कर रही है, मैं काफ़ी पहले लिख चुका था कि ये दशक 2020 से 30 वाला जो दशक है वो आरएसएस के लिए सबसे चुनौतीपूर्ण दशक होगा। अभी आधा भी नहीं हुआ है, लेकिन क्या उनका हिंदुत्व नफरत के अलावा इवॉल्व हो सकते हैं? नहीं हो सकते, आपको लगता है क्या? वही वो जो मॉडल है सावरकर का, हाँ, उसके केंद्र में नफरत है। बिल्कुल। तो आरएसएस के सामने एक बड़ी चुनौती। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि राहुल गांधी अब जहाँ पे चोट कर रहे हैं वो बहुत दूर तक जाएगा। वो मोदी ब्रांड मोदी तक नहीं जाएगा, वो आरएसएस को तंग करेगा। आरएसएस विवश हो जाएगी ये कहने में, करें भले ही ना, कि वो नफरत को नकारते हैं, और ये उनको कहना पड़ेगा। आप देखिए, एक लंबे अंतराल के बाद कांग्रेस पार्टी की तरफ से आरएसएस के खिलाफ बात हो रही है। जी जी। कांग्रेस के कई नेता, इससे पहले आप एक लंबी फहरिस्त पिछले 30 साल 40 साल को उठा लीजिए, आरएसएस का जिक्र कोई नहीं करता था। अपने डायरेक्ट जो सामने जो राइवल होता था, जो पार्टी होती थी, उसकी बात होती थी या बीजेपी की बात होती थी। ये पहला नेता है पिछले 30-40 साल नीट में। को भी कनेक्ट किया आरएसएस से, ठीक कनेक्ट किया है। हाँ बिल्कुल, तो जो बीजेपी से पहले आरएसएस का नाम लेता है जी। राहुल गांधी पहले नेता हैं जो बीजेपी से पहले आरएसएस का नाम लेते हैं। आज भी कांग्रेस पार्टी में कई नेता आरएसएस शब्द बोलने से घबराते हैं, नहीं बोल पाते हैं।
कांग्रेस के साथी देख रहे होंगे इस पॉडकास्ट को, वो अपने अंदर झांक के देखें। कई लोग हैं जो आरएसएस के खिलाफ बोलने से कतराते हैं। कल राज्यसभा में सभापति ऐलान कर रहे थे, घोषित कर रहे थे कि वो आरएसएस के एक क्लब सदस्य क्या कुछ बता रहे थे वो, कि वो आरएसएस में जुड़े रहे 25 साल से। आरएसएस कहाँ से आए ये? 2002 में तो आए हैं वो कांग्रेस में। कांग्रेस से आए हैं ना, कांग्रेस के विधायक रहे वो। बिल्कुल, लोकसभा का चुनाव लड़ा है कांग्रेस लड़ा के है। टिकट पे, जी। 30 नंबर पे आए थे। जी। तो कांग्रेस में कमी नहीं है। कई बार जो राहुल गांधी इनफॉर्मली शायद कभी कहते भी हैं किसी से कि वो कांग्रेस के अंदर भी हो। कल भी उन्होंने G23 का G23, 22, 23 जो भी है पीछे हाथ दिखाते हुए कह रहे थे कह राहुल रहे गांधी। थे। तो राहुल गांधी को मालूम है कांग्रेस के बारे में कि कांग्रेस में कौन कौन लोग हैं क्या। लेकिन ये जो पार्लियामेंट की स्पीच है, देखिए, जब कोई बड़ा नेता, चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे हो, राहुल गांधी हो या मोदी हो, उनका जो ग्राउंड वर्कर होता है वो वहाँ से मैसेज लेता है कि हमारा नेता क्या कह रहा है। तो जो राहुल गांधी मैसेज दे रहे हैं, जो कांग्रेस का जो ग्राउंड वर्कर है, जब वो जाता है चाय की दुकान पे या रैली में या कहीं और भी समाज में, तो उसको राहुल गांधी का बड़ा स्पष्ट मैसेज है कि आपको अपॉलिटिक सेकुलर नहीं होना है, आपको अग्रेसिव सेकुलर होना है। ये कहते हुए कि हाँ, मैं हिंदू हूँ, मैं मंदिर जाता हूँ, मैं पूजा पाठ करता हूँ, मैं आध्यात्मिक हूँ, लेकिन मैं नफरत नहीं करता हूँ, ये मेरा हिंदुज़म है। तो वो राहुल गांधी का जो मैसेज है वो अपने वर्कर को जा रहा है वो, और उसके लिए ही टारगेटेड है वो। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये दूर तक जाएगा, वो बीजेपी को भी असर करेगा, कांग्रेस को भी असर करेगा, और उनके नेताओं को भी ये मैसेज देना चाहिए, और हिंदुओं को भी असर करेगा। हाँ, हिंदुओं को भी। बहुत सारे जो हमारे सेकुलर इंटेलेक्चुअल्स हैं, तो राहुल गांधी कहीं मंदिर में जाएगा तो सोशल मीडिया पे या अपने भाषणों पे या अपने लेखों में एक स्यूडो हिंदुज़म का एक वो लेबल लगाते हैं। भाई, आपको क्या दिक्कत है? राहुल गांधी उसी चीज़ को एड्रेस कर रहा है कि मैं एक शिव भक्त हो सकता हूँ जी, शिव का वो लेकर आ सकता हूँ पोस्टर पार्लियामेंट में, इसके बावजूद मैं नफरत नहीं करता हूँ मुसलमान से, सिख से, ईसाई से। मेरा हिंदू धर्म मुझे ये नहीं बताता है। ये मैसेज कांग्रेस के वर्कर के लिए है, कांग्रेस के नेताओं के लिए, कि अपॉलिटिक सेकुलर मत बनो, अग्रेसिव रहो अपनी विचारधारा पे। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। तो दो तीन बहुत इम्पोर्टेंट यहाँ पे बात जो है वो दिखाई देती है। एक तो हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं, जिसमें राहुल गांधी जब हिंदू समाज की बात करते हैं, नफ़रत की बात करते हैं, अहिंसा परमो धर्मः, हिंदू समाज का जो मूल मंत्र है उसकी बात करते हैं, तो वो उस वर्ग को भी कहीं ना कहीं ये बताते हैं कि आप किस समाज के साथ जुड़ गए हो। किस समाज नहीं, आप उसी समाज में हो, लेकिन किस वर्ग के साथ जुड़ गए हो आप। इसी वर्ग में दो, मतलब इसमें भेद है। एक है जो नफरत फैला रहा है, और आपका जो धर्म है वो ये नहीं कहता। और वो न सिर्फ हिंदू की बात करते हैं, राहुल मुसलमानों की भी बात कर रहे हैं, क्रिश्चियंस की भी बात कर रहे हैं, सिखों की बात कर रहे हैं, जैनिज़्म की बात कर रहे हैं, बुद्धिज़्म की बात कर रहे हैं, तमाम बातें कर रहे हैं। तो धर्म के नाम पे भी राहुल गांधी यहाँ उस ब्रांड को नीचे कर रहे हैं, ध्वस्त कर रहे हैं, जो धर्म के नाम पर राजनीति आगे बढ़ाने की कोशिश करता रहा है। राजनीति के अलावा राजीव जी, एक और जो उसके आयाम है, जो पिछले 8-10 साल में हम लोगों ने देखा, ये जो मिलिटेंट हिंदुइज्म आया, और ये मिलिटेंसी किसी भी धर्म के लिए बुरी बात है। हमने ये बात पंजाब के प्रॉब्लम में देखी, जब मिलिटेंसी वहाँ आई, तो किसी भी धर्म में अगर मिलिटेंसी आती है तो नुकसान करती है, युवाओं को भटकाती है। ये जो मिलिटेंसी को आरएसएस ने और मोदी ने लेजिटिमाइज किया है, जो जुलूस में तलवारें लेके जाया जा रहा है, जो इस तरीके की बातें हो रही हैं
कि मस्जिद के सामने आप डांस कर रहे हैं, जी। तो ये इससे क्या हो रहा है कि देखिए, और ये बातें अब हो रही हैं कि बीजेपी के हर नेता का बेटा या बेटी विदेश में पढ़ता है, वो नहीं जा रहा तलवारें लेकर। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो बीजेपी के अपने नेताओं के बच्चे तो वो सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ते। सेंट स्टीवन में पढ़ेगा, हाँ, वो बिल्कुल, या वो यहाँ से हायर स्टडीज के लिए विदेश में जाएगा, बिल्कुल, और बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में सरकारी काम अस्पताल नहीं करेगा, जाएगा। सरकारी अस्पताल नहीं जाएगा। और आप जनता को, अपने समर्थक को, अपने वर्कर को आप पुलिस केस में फंसा देते हो। जी। वो या तो मवाली बन जाएगा या गुंडा बन जाएगा, उसका करियर तो नहीं बनेगा। तो ये समाज से हटेगी नफरत, बिल्कुल। तो युवाओं को के लिए बड़ा जो एनर्जी है इतनी बड़ी, वो एक कंस्ट्रक्टिव काम में लगेगी देश के। तो इसलिए यहाँ इम्पोर्टेंट। एक बात और, जब ये समाज की बात कर रहे हैं तो एक वर्ग है किसानों पर भी राहुल का पूरा फोकस था। आप याद कीजिए, जी जी। राहुल गांधी ने 2 बातें कही कल, परसों के भाषण में। एक, अपने भाषण में वो एमएसपी की बात करते हैं, दूसरा कहते हैं कि किसानों को आतंकवादी कहा गया। जी जी। खड़े होते हैं यहाँ कह रहे हैं, फिर मंत्रियों को खड़ा होना पड़ता है। लेकिन राहुल गांधी ने क्या गलत कहा? आप याद कीजिए, कंगना रनौत को जिसने थप्पड़ मारा था, उसने क्या कहा? उसकी माँ को इन्होंने आतंकवादी कहा। उसकी माँ को इन्होंने आतंकवादी कहा था जी। कि ये 100 रुपए में बैठ करके ये आतंकवादी हैं, महिलाएं आतंकवादी हैं, 100 रुपए लेके बैठी हुई हैं। तो जब घोषित तौर पे आपके नेता जो अब चुन के सदन में आए हैं, वो अगर आप याद कीजिए, मीनाक्षी लेखी ने क्या कहा था? तमाम इनके एमपीज बोलते रहे और इनका समर्थक मीडिया बोलता रहा। तो मैं वही कह रहा हूं कि राहुल गांधी उस हर वर्ग को यहां पर जोड़ रहे हैं अपने उस भाषण से, और जहां पे ये बता रहे हैं कि आप कहीं ना कहीं इस समाज को तोड़ रहे हैं जी। और इसीलिए ब्रांड मोदी जो है वो अब ध्वस्त हो चुका है। आपके नाम की जो बातें होती रही, आपके नाम पर लोग वोट देते रहे, अब नहीं दे रहे हैं। आपके इसीलिए आप अभी 240 पे सिमट गए हैं, और वो ओरिजिनल जो आप बार बार कह रहे हैं जी जी। कि ओरिजिनलिटी कुछ और है, ये 240 भी नहीं है। अंदर खाने कितना है ये आपको भी पता है और मुझको भी पता है। और इससे बैड इकोनॉमिक्स ऑल्सो। हाँ, और आप देश का ब्रांडिंग खराब होती है। आप देखिए कि दुनिया के दूसरे देशों के या तमाम डेमोक्रेटिक इंडेक्सेस में अगर आपकी बात हो, तमाम इंडेक्सेस में बात हो कि यहाँ पे रिलीजियस फ्रीडम नहीं है, ये बातें, अब हम ग्लोबलाइज विलेज में रहते हैं राजीव जी। बिल्कुल। अब आप ये नहीं, और ये सब चीज़ें क्या होती है कि इन्वेस्टमेंट को, आपके पासपोर्ट की वैल्यू को, इन सब को प्रभावित करती है। किस तरीके से आप ट्रीट किए जाते हैं। हम सब राजीव जी कभी ना कभी विदेश जाते हैं। बिल्कुल। आप देखिए कि जब आप एक ऐसे व्यक्ति के पास जाते हैं, ऐसे समाज में, ऐसे देश में जाएंगे जो कभी भारत नहीं आया, वो रिलेट किसके नाम से करता है आपको? वो रिलेट किसी न किसी महान व्यक्ति के नाम से करता है। राइट, बिल्कुल। वो गांधी के नाम से करता है, कोई ना वो नेहरू के नाम से नेहरू करता के है, नाम से करता है, इंदिरा के नाम से करता है। अगर फिल्मों में देखिए तो फिल्मों में मैं राज कपूर के नाम से करता है। सेंट्रल एशिया में किसी एक देश में मैं गांव में गया, गांव में जो उसको अंग्रेजी भी नहीं आती, और मैं ड्राइवर के थ्रू उससे कम्युनिकेट कर रहा, एक फल की दुकान वाला, उसको मालूम पड़ा कि मैं इंडिया से हूँ, तो उसने नाम शाहरुख खान कर लिया। बिल्कुल। जिसको कोई वास्ता नहीं है, ना हिंदी से, ना अंग्रेजी से, ना भारत से, कुछ, लेकिन उसको शाहरुख खान मालूम। तो आपके कंट्री का जो सॉफ्ट पावर है, जो ब्रांड है डेमोक्रेसी का, उससे ये नफरत की जो खबरें बाहर जाती हैं, वो मतलब उन लोगों को ख़राब लगता है। वो पूछते हैं, मतलब उनके लिए एक बड़ी अजीब सी बात होती है कि गाय के नाम पर लोगों की हत्याएं हो रही हैं भारत में। ये उनको समझ में नहीं आता, मतलब दे आर नॉट एबल टू कॉम्प्रिहेंड कि व्हाई दिस हैपनिंग, व्हाई पीपल आर बीइंग किल्ड फॉर काउस। तो वो ये सब बातें जो नफरत की जो है, उस बातें, ये भारत की इमेज और आपके पासपोर्ट की वैल्यू,
इन्वेस्टमेंट कल्चर इन सबको प्रभावित कर रही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं प्रशांत जी। तो ये टोटल ओवरऑल देखा जाए, अब अपनी चर्चा को हम लोग जरा यहाँ पे अब समापन की ओर ले चलें। लंबी चर्चा हो गई अपनी, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है कि राहुल गांधी का ये भाषण याद रखा जाएगा। आप इनके कई सारे सेंटेंसेस को आप उसमें से निकाल दीजिए, स्टेंजाज पैराग्राफ निकाल दीजिए, लेकिन उनका भाषण पहुंच चुका है दूर दूर तक। उनके भाषण की खूब चर्चा है मीडिया में भी, और हर वर्ग का मीडिया इनके भाषण को खूब दिखाया है। और भाषण देखिए, आप एक्सपंज कर दोगे, राहुल गांधी को तो एक्सपंज नहीं कर सकते ना। बिल्कुल सही बात है। तो वो तो बाहर भी वही बोलेंगे, वो तो मौजूद है ना। आप याद कीजिए, राहुल गांधी ने पिछला भाषण जब दिया था, जिसके बाद उनकी सांसदी चली गई थी, जो पोस्टर उन्होंने दिखाया था, उस पोस्टर को आपने यहाँ से एक्सपंज कर दिया। बाहर वो पोस्टर हर मंच से दिखाते नजर आए। और तो ये आप बात कहाँ मैं रोकेंगे? अपने करियर में कई बार कहता रहा हूँ कि आप मुझे ट्रांसफ़र कर दोगे, मेरी नौकरी ले लोगे, लेकिन कुछ भी कर लोगे, डेटा चुरा लोगे मेरे लैपटॉप से, लेकिन ये जो हार्ड डिस्क है ना, इसका आप कुछ नहीं कर सकते। कुछ नहीं कर सकते, बिल्कुल। तो इसको कैसे एक्सपंज करेंगे ओम बिरला? राहुल गांधी की शख्सियत को आप एक्सपंज नहीं कर सकते ना। लेकिन इतना है कि अब 22 जुलाई से फिर से मॉनसून सेशन की शुरुआत होगी, और एक ये ट्रेलर जो नरेंद्र मोदी के शब्दावली के को यहाँ लेते हुए कि अभी तो ये ट्रेलर है और पिक्चर बाकी है, तो राहुल गांधी ने भी बता दिया है, विपक्ष ने बता दिया है, इंडिया गठबंधन ने सदन में बता दिया है, दोनों सदनों में बता दिया है कि अभी तो ये ट्रेलर है। हाँ, नंबर का खेल इस बार दिखाई दे रहा है। मोदी जी को कहना पड़ा कि मैं नेता प्रतिपक्ष को गंभीरता से लेता हूँ, ये कहना पड़ा। ओम बिरला जी को शायद अभी स्पीकर साहब को समझ में नहीं आया है कि नंबर गेम बदल चुका है। धीमे धीमे उनको समझ में आएगा कि नंबर गेम बदल गया। दिक्कत दोनों, माफी चाहते हुए इन दोनों महानुभावों से, दोनों सदनों के पीठासीन अधिकारियों से माफी के साथ, लेकिन इन दोनों को ये जरूर सोचना होगा कि वहां के सर्वे सर्वा, उस सदन के सर्वे सर्वा यही हैं, वो जो दाहिने साइड देखते हैं और वहाँ मुस्कुराते हैं, और वो उनकी जो मुस्कुराहट होती है, चाहे उच्च सदन में चाहे लोअर उसमें हाउस में, दोनों जगह वो कहीं ना कहीं दिखता है कि आप खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, और वो गलत संदेश भेज रहा है। क्योंकि आप भारत की पार्लियामेंट के, भारत के बाहर भी देखी जाती है और भारत के लोग भी देख रहे हैं। बिल्कुल। भाई देखिए, राहुल गांधी को ओम बिरला ने नहीं बैठाया वहाँ पे, नहीं। वो दीपेंद्र हुड्डा को ओम बिरला ने नहीं बैठाया कि जो उसको कह दोगे कि बैठ जाओ। उसको जनता ने 3,45,000 वोट से जिताकर भेजा है। बिल्कुल बिल्कुल। राहुल गांधी या इंडिया गठबंधन या बीजेपी के लोग भी किसी कृपा पे नहीं है, वो चुनाव जीत कर आए हैं। तो चुनाव जो जीत कर आया है, उससे तो आप सम्मान से बात करोगे ना। आप एक क्लास के मॉनिटर हो, ये कोई संसद है, ये ईंट का भट्टा नहीं है कि जिसके आप मजदूरों के ठेकेदार हो। बिल्कुल। जैसे वो बात करता है वैसे बात करोगे आप एक फ्यूडल तरीके से बात करोगे। कोई आप यहाँ पे जमींदार नहीं हो कि आप कहोगे बैठ जाओ। हम लोग अपने निजी जीवन में भी ऐसी बात नहीं करते किसी भी व्यक्ति से कि बैठ जाओ। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर यही है प्रशांत जी कि ये आने वाले समय में हम और भी गहमा गहमी का माहौल इस दिल्ली की सियासत में देखेंगे, देश की सियासत में देखेंगे। और जनता भी कह सकती है बैठ जाओ। हाँ, और जनता भी कह सकती है बैठ जाओ। ये बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं, लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हो सकता है कि कल को कहे जनता कि बैठ जाओ, बहुत हो गया। और आरएसएस का जिक्र हम कर रहे थे, आरएसएस ने पहले ही कह दिया है कि अब ये ब्रांड नहीं चलने वाला, ब्रांड मोदी अब नहीं चलने वाला, और राहुल गांधी ने उस चीज को पकड़ लिया है। हाँ, राहुल पहले से जानते हैं, सिस्टमैटिक ढंग से मैंने आपको बताया कि वो लेयर्स बाय लेयर्स उसको एक्सपोज कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। बिल्कुल। और मेरे ख्याल से उनके प्लान में आगे मीडिया भी होगा।
मुझे लगता है कि अभी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राहुल गांधी को हल्के में ले रहे हैं। आप बालक बुद्धि कहिए, कुछ और कहिए। नहीं, थोड़ा सा मैं डिसएग्री करूंगा आपसे। जी जी हल्के में ले रहे होते तो हजारों करोड़ का प्रोजेक्ट निकलता है पप्पू वाला। जी, हल्के में तो नहीं ले रहे हैं। नहीं ले रहे हैं। चलिए, अच्छी बात है कि हल्के में ना लें। आज भी जो उनका भाषण है वो गांधी फैमिली पे ही टिका रहा। उनको मालूम है कि कोई रिप्लेस कर सकता है तो यही है। हाँ, कांग्रेस माइनस मोदी जी एक बात जानते हैं, देखिए कि कांग्रेस माइनस राहुल गांधी इज जेडीयू। तो वो कांग्रेस को जेडीयू बनाना चाहते हैं। वो ऐसा होगा, वो संभव नहीं है। वो संभव नहीं है। हाँ। सही कह रहे हैं आप। तो अभी बहुत कुछ होना बाकी है और अच्छा लगा, बहुत दिनों बाद हम लोग बैठे, बातचीत किए और गंभीर बातें, थोड़ा सा बजट आएगा। हम लोग एक पॉडकास्ट मोदी साहब की इकोनॉमिक्स और बजट पे भी करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी कोशिश करेंगे रोज एक पॉडकास्ट हम लोग करें। हालांकि ये वादा नहीं है अपने साथियों, श्रोताओं, दर्शकों से, लेकिन हाँ, सप्ताह में 2-3 दिन तो किया जाए। 2-3 दिन तो कर ही सकते हैं। और ऐसी चर्चा कुछ इसी पॉडकास्ट में कुछ और लोगों को जोड़ के भी हम लोग करेंगे आने वाले समय में, ताकि 3-4 लोगों के एक साथ जो चर्चा 3-4 लोगों की हो तो वो और भी रोचक हो सकती है चर्चा। अभी तो हम दोनों ही सिर्फ बात कर रहे हैं, तो वो सब भी करेंगे। तो आज इस पॉडकास्ट को यहीं समाप्त करते हैं और फिर मिलते हैं। पार्लियामेंट अर्जन हो गई, हम लोग भी अर्जन हो जाए। हाँ, पार्लियामेंट की दोनों सदनें जो हैं, सदन जो हैं वो अर्जन हो गई हैं। कल लोकसभा, आज राज्यसभा और अनिश्चितकाल के लिए, लेकिन इसकी शुरुआत अब 22 जुलाई से होने जा रही है, घोषित कर दिया गया है। तो बहुत कुछ अभी खबरें बहुत बाकी हैं जिस पे हम लोग चर्चा करेंगे। जी। तो बहुत शुक्रिया प्रशांत जी, और बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक जो इस पॉडकास्ट को देख रहे थे। और जुड़िए, फिर देखिए, और आपके जो विचार हों उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए, और सजेशन हो उसको भी लिखिए। अच्छा लगे, कुछ इसमें और जोड़ना हो, और कैसा पॉडकास्ट आप देखना चाहते हैं, ये सब कुछ लिखिए। आपके सुझाव का हमेशा इंतज़ार रहता है और आगे भी रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।